दोस्तों नमस्कार। सबसे बड़ी चुनौती है इस देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर दोबारा कैसे लौटे। सबसे बड़ी चुनौती है कि दुनिया के लिए भारत जिस बाजार के तौर पर मौजूद है उसमें दोबारा से चकाचौंध कैसे आ जाए। शायद सबसे बड़ी चुनौती है कि इस देश की गवर्नेंस और उसके जरिए लिए जा रहे निर्णय जो पॉलिसीगत हैं वो करप्ट तो नहीं है और इस देश के भीतर में वाकई करप्शन कहीं सिस्टम का हिस्सा तो नहीं बन गया है। आज ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि समूची दुनिया ऊर्जा से चलती है, एनर्जी से चलती है और भारत में एनर्जी पैदा करने के लिए जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी प्रोडक्ट है वो है कोयला। और कोयला याद आते ही आपके जहन में बार बार यह आएगा कि अच्छा वही कोयला जो मनमोहन सिंह के काल में करप्शन का अड्डा बन गया था। सीएजी ने रिपोर्ट दी थी कि 1,86,000 करोड़ का झटका सरकार को इस तरीके से कोल ब्लॉक्स को बांटकर लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा था कि हां इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और आज की तारीख में वही कोयला सरकार के गले की हड्डी बन गया। क्योंकि कोयला अगर नहीं होगा तो फिर एनर्जी कैसे होगी, एनर्जी नहीं होगी तो इस देश में स्टील कैसे बनेगा, एनर्जी नहीं होगी तो इस देश के भीतर में बिजली उत्पादन ठप पड़ जाएगा, सीमेंट फैक्ट्री ठप पड़ जाएगी और उसके बाद कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। यानी सारी परिस्थितियों में आपको एनर्जी बाहर से मंगानी पड़ेगी। तो क्या वाकई कोयला बाहर से मंगाया जाएगा? क्या वाकई इस देश में एनर्जी प्रोडक्शन धीरे धीरे ठप होने की स्थिति में आ रहा है? परिस्थिति है क्या? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसे हमें लगता है कि आज समझना चाहिए। इस देश में मोदी सत्ता ने जो निर्णय लिए वो निर्णय वाकई क्या इस देश के अनुकूल थे या सिर्फ ये सोचकर निर्णय लिए जा रहे थे कि हम आने वाले वक्त में इस देश की उन तमाम पॉलिसीज को दफन कर देंगे जिससे चुटकी भर भी लाभ इस देश की राजनीतिक सत्ताओं को पहुंचता है। और उसी के केंद्र में है यह कोल ब्लॉक्स, कोयला खादान। और शायद इसीलिए जिन 216 कोयला खादानों को लेकर सीएजी ने जब रिपोर्ट दी 2012 में, उसके बाद मोदी सरकार ने कहा अब यह संभव नहीं है कि इस देश में कोल ब्लॉक्स किसी को भी बांट दिए जाएं जैसे मनमोहन सरकार ने बांट दिए। हमने आज दस्तावेजों को निकाला और परखना शुरू किया। तब से लेकर अब तक वह कौन सी परिस्थिति है जिसमें ऐसा संकट इससे पहले इस देश के भीतर में कभी कोयले को लेकर नहीं आया था। क्योंकि भारत दुनिया में कोयले को उत्पादन करने वाला दूसरे नंबर का देश है और भारत जो कोयला आयात करता है उसमें भी वह दूसरे नंबर पर आता है। यानी पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत आता है, चाहे उत्पादन का जिक्र हो चाहे इंपोर्ट का जिक्र हो। दुनिया के बाजार में कोयला महंगा हो रहा है, भारत के भीतर कोयला उत्पादन ठप पड़ रहा है। यहां तक कि कोल इंडिया CIL वह भी अपने तौर पर जो टारगेट दिया जाता है उस टारगेट को छू पाने की स्थिति में नहीं है। इन सारी परिस्थितियों में जो कोयला खादान ऑक्शन किए गए, जिन जिन प्राइवेट हाथों में यह सोच कर दिए गए इससे रेवेन्यू का लाभ होगा, इससे सरकार के पास पैसा आएगा। शुरुआती दौर में तो जो भी चकाचौंध उस कॉरपोरेट को भी दिखाई गई या जिनके हाथ में कोयला खादान थमाया गया, उनके जरिए जो पैसा ले लिया गया बिना कोयला खादान शुरू किए हुए और जो पॉलिसी बनाई गई उसने नया संकट इस देश में पैदा कर दिया। कोरोना काल के बाद जब इकोनॉमी डगमग है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो आप जब कोयले खादान का ऑक्शन भी करते हैं तो उससे पहले ही आप चाहते हैं कि जमीन के नीचे जितना भी कोयला है उसका एक रेवेन्यू मॉडल पहले बना लिया जाए और उस रेवेन्यू मॉडल के तहत ही इस ऑक्शन की बीड लगाई जाए। उसमें आपको 4% देना होगा। यानी अगर आपको कोयला खादान लेना है और हमको पता चल गया कि उसमें तकरीबन 1,000 करोड़ का कोयला जमीन के नीचे है तो आप हमको 40 करोड़ तो तुरंत दे दीजिए। किसी XYZ ने कहा हम आपको 5% देंगे, यानी 50 करोड़ हम आपको तुरंत दे रहे हैं। किसी ने कहा हम 6% देंगे। और इसी तरीके से मसला चाहे लीज के रजिस्ट्रेशन को कराने का हो जो भारत सरकार के अधीन आएगा, कोयला मंत्रालय वहां कराना होगा, या फिर जमीन को लेकर जब आपको स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जब आप खादान खोलेंगे तो उसके मातहत जो भी जमीन आप कब्जे में लेंगे उस जमीन पर जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है जब वो रोल करने पड़ेगा तो उसके बाद पता चलेगा कि भारत में कोयला खादान से निकालना बाहर से आयात करने की तुलना में ज्यादा महंगा सौदा है। तो इस देश में खादानों से जो भी प्राइवेट सेक्टर है वो खादान से कोयला कैसे निकालेगा?
पॉलिसी ऐसी है जो इस देश में कोयला खदान के मालिकों को फंसा चुकी है। पॉलिसी ऐसे है जो अपने तौर पर एक ऐसी परिस्थिति इस देश में डेवलप कर चुकी है जहां पे संकट एनर्जी का आ गया है। तो हमें लगता है आज जरा सिलसिलेवार तरीके से इसलिए समझिए क्योंकि भारत में सिर्फ और सिर्फ राजनीति रेंगती है। राजनीति भी ऐसी वैसी नहीं। जिस समय 2005 से लेकर 2012 तक के दौर में या 2011 तक के दौर में जो 216 कोयला खदान जो दिए गए, उसमें प्राइवेट सेक्टर को 105 कोयला खदान दिए गए। स्टेट्स को और पावर जिनके पास पावर प्रोजेक्ट था उनको 12 कोयला खदान दिए गए। गवर्नमेंट ने अपने पास 99 कोयला खदान रखे। सरकार ने सबको रद्द कर दिया जब मोदी सरकार 2014 में आई, और उस वक्त इस देश में 35 खदान प्राइवेट सेक्टर चला रहा था, जिससे तकरीबन 160 मिलियन टन का प्रोडक्शन हो रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि जो चल रहा है उससे जो आपको रेवेन्यू का घाटा हुआ है उसके हिसाब से वो पैसा दे दे और आप उनको रेगुलराइज कर दीजिए क्योंकि खदान चल रही है। लेकिन मोदी सत्ता को यह बर्दाश्त नहीं था, और यह बर्दाश्त नहीं था तो सारी खदानें एक के बाद एक उन प्राइवेट हाथों से लेते चले गए। इन परिस्थितियों के बीच में 294 रुपए प्रति टन के हिसाब से भरपाई करने की स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने तय करती थी, लेकिन मोदी गवर्नमेंट को यह मंजूर नहीं था। बात इसके धीरे से आगे बढ़ी, और आगे की परिस्थितियों में जब कोल ऑक्शन और कोल माइन ऑक्शन जब शुरू हुआ तो अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्त में ऑक्शन की शुरुआत की गई। 2020 में 41 कोयला खदानों को ऑक्शन किया गया। 2021 में 67 कोयला खदानों का ऑक्शन किया गया। लेकिन कोई भी कोयला खदान से कोयला निकालने का काम शुरू क्यों नहीं हुआ? यह राज्य दर राज्य परिस्थिति देखते चले जाइएगा। लेकिन इन सब के बीच जो एमडीओ, जो मॉडर्नाइजेशन जो पूरा कोयले को लेकर होता है, उस दिशा में सबसे तेजी से काम अडानी ग्रुप ने शुरू किया। इस देश के भीतर में वह राज्य जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ का जिक्र करने की जरूरत है। वहां पर भी जो कोयला खदान थे वो सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में अडानी के पास आ गए। यह तो एक हिस्सा है, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा यह है कि इस देश में कोयला जमीन के नीचे होता है। उस जमीन के ऊपर या तो फॉरेस्ट होते हैं या ट्राइबल्स रहते हैं। फॉरेस्ट भी होते हैं तो वही फॉरेस्ट होता है आदिवासियों की जिंदगी को चलाता है, और उनके पुनर्वास को लेकर आपने कोई पॉलिसी बनाई नहीं है। यह स्टेट गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम आई तो स्टेट और सेंटर के बीच में यह टकराव भी खूब देखने को मिला। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या वाकई मौजूदा वक्त में कोयला है नहीं? क्या वाकई मौजूदा वक्त में सिवाय कोयला को आयात करने के अलावे कोई दूसरी परिस्थिति नहीं है? क्या वाकई कोयला आयात किया जाएगा तो बिजली महंगी हो जाएगी? क्या वाकई राज्यों के सामने खतरे की घंटी बज रही है कि अगर कोयला नहीं तो फिर पावर जनरेशन बंद हो जाएगा? इन सारी परिस्थितियों में इस सरकार ने जो भी पॉलिसीगत डिसीजन लिए उसकी परिस्थिति क्या है, एक के बाद एक देखिए। भारत सरकार के अधीन आने वाली कोल इंडिया लिमिटेड का प्रोडक्शन धीरे धीरे नीचे जाता है। 2018-19 में कोल इंडिया का प्रोडक्शन 607 मिलियन टन, अगले बरस घट के ये 602 मिलियन टन पे आता है, और पिछले बरस 2020-21 में यह घटकर 596 मिलियन टन आता है, और इस बार फिलहाल जो जानकारी आ रही है वो और कम हो गया है। तो सरकार अपने अधीन कोल इंडिया को चला पाने में सक्षम नहीं है क्या? क्योंकि अप्रैल से सितंबर तक का जो डाटा कोल इंडिया ने दिया है उसमें टारगेट था कोल इंडिया के पास 670 मिलियन टन का, और उसने जो प्रोडक्शन दिया, जो अचीव किया है, वह 249 मिलियन टन अचीव किया है। इतना नीचे जा रहा है। इसके अलावे भी है सिंग्रैनी कोलियरी कंपनी है जिसका टारगेट 68 मिलियन टन था, वह भी सिर्फ 30 मिलियन टन प्रोडक्शन दे पाई। जो कैप्टिव माइंस है उसका लगभग 99 मिलियन टन था, वह 33 मिलियन टन दे पाई। इसके अलावे भी कई है, टिस्को, डिस्को, डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इनके अधीन जो आता है लगभग 11 टारगेट था इनका 11 मिलियन टन का, ये 2.24 दे पाए। यानी 2021-22 अप्रैल से लेकर सितंबर तक इस फाइनेंशियल ईयर में अगर देखिएगा तो टारगेट 848 मिलियन टन का था और प्रोडक्शन हुआ है 315 मिलियन टन। पहली बात तो साफ हो गई कि प्रोडक्शन बहुत नीचे हो गया है। दूसरी बात, इस दौर में सरकार जो इंपोर्ट करती थी, जो बाहर से मंगाती थी कोयला, वह भी 2021-20 में जो पूरा लॉकडाउन की सिचुएशन थी, कोई एक दूसरे यहां से कोयला भेज पाने की परिस्थिति में नहीं आ रहा था, तो भारत का कोयला धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। 2015-16 में अगर 203 मिलियन टन
भारत इंपोर्ट कर रहा था, तो यह घटते घटते 2021-22 की जो जानकारी निकल कर आई, सिर्फ 62 मिलियन टन ही वह कर पाया है, क्योंकि इस दौर में कोयला दुनिया के बाजार में भी महंगा हो गया। यानी पहले राउंड में इस देश की पॉलिसीज ने इस देश में कोयला महंगा किया, जिसकी वजह से जो ऑक्शन में कोयला खदान ले भी गए थे, उन्होंने भी उस खदान को शुरू नहीं किया। और परसों ही 11 बिड हुई है, न्यू बिड, उसी कोयला खदान में से जिसकी पहले बिड हो चुकी थी। यानी पॉलिसी इतनी पैरालाइटिक अटैक में आ जाएगी गवर्नमेंट की, जो कि ये सोच कर निकली थी कि हम राजनीतिक सत्ता तो हमें कोलगेट से मिली है, जिसमें सीएजी की रिपोर्ट थी, उसकी कोई वैज्ञानिक कारण आज तक कोई नहीं समझ पाया कि अगर इस देश को 1,86,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है, तो जब मोदी सरकार आई और उस पूरी परिस्थितियों को कैंसिल कर दिया, तो सरकार का डाटा जो है वह 50,000 करोड़ तक भी क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, जो वो एक्शन लगातार कर रही है। ये सारे सवाल इस दौर के इसलिए मौजूदा वक्त में महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि आपकी इकोनॉमी डगमगा चुकी है, और जब इकोनॉमी डगमगाएगी तो इस देश में कोई भी चीज महंगी होगी तो काउंटर में किसी दूसरे का प्रोडक्ट वही आकर खड़ा हो जाएगा। मसलन हमारे यहां भी स्टील कॉस्टली हो जाएगा, तो क्या आप चीन से आने वाले स्टील के इंपोर्ट को रोक पाएंगे, जो दूसरे, वो चाहे हांगकांग के मार्केट से निकल कर आए, मलेशिया के मार्केट से निकल कर आए, सिंगापुर के मार्केट से निकल कर आए, क्या आप रोक पाएंगे? यानी एनर्जी से जुड़ी हुई वो सारे प्रोडक्ट्स जो कॉस्टली होते चले जाएंगे, तो इंटरनेशनली मार्केट में अगर उनकी कीमत कम होगी तो वो आपके दरवाजे पर आकर खड़े होंगे, और आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं क्योंकि आपने WTO में भी हस्ताक्षर किया हुआ है। तो आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के भी सदस्य के तौर पर हैं, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। आपको अपने देश के भीतर में स्वावलंबी होना था, जो आत्मनिर्भरता का आपका नारा था और उसके जरिए जो चकाचौंध आपने दिखलाई थी, उसी का यह सच है कि आप कैसे धीरे धीरे फेल्यूर होते चले गए। क्योंकि 18 जून 2020 को जब ऑक्शन किया जा रहा था, 41 कोल ब्लॉक, उसमें 16 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में ये आते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो सरकार ने निर्धारित किए हैं 100 से ज्यादा, 125 के लगभग में, ये सबसे पिछड़े जिले हैं। यहां पर जमीन के नीचे कोयला है और जमीन के ऊपर ग्रामीण सभ्यता रहती है, या फिर आदिवासी रहते हैं, या फिर जंगल है। अब आप क्या करेंगे, उसकी कीमत तो लगाई नहीं गई है, और वह कीमत देने के लिए ऑक्शन में खरीदने वाला खदान का मालिक तैयार नहीं है। अनरेस्ट शुरू हो जाएगा, अनरेस्ट शुरू हो गया, पॉलिटिकल गिमिक शुरू हो जाएंगे, पॉलिटिकल गिमिक शुरू हो गए, टकराव शुरू हो जाएंगे, टकराव शुरू हो गए। और इसलिए ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यानी 2020 के 18 जून और उसके बाद 25 मार्च 2021 को 67 कोल माइनिंग जो कॉमर्शियल ऑक्शन किए गए, जिसमें बैठे हुए हैं मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, जिसमें नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत बैठे हुए हैं, जिसमें कोल सेक्रेटरी अनिल कुमार जैन बैठे हुए हैं। वो जानकारी दे रहे हैं कि हम 23 कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट के तहत ऑक्शन कर रहे हैं, और 44 जो है माइंस एंड मिनरल जो डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत दे रहे हैं। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत सारा कब्जा अडानीज का अपने तौर पर है, जो 44 माइन का जिक्र है। लेकिन ये है कहां पर, जिन राज्यों में है वहां पर जंगल का सवाल, आदिवासी का सवाल, ग्रामीण जीवन का सवाल और प्राकृतिक बैलेंस बनाने का भी सवाल है। ये सारी चीजें डगमग होती चली गई और प्रोडक्शन आपका धीरे धीरे रुकता चला गया। लेकिन जो कमाई इस दौर में दिखाई गई इतने ऑक्शन के बाद भी, यानी 100 से ज्यादा ऑक्शन हो गए माइंस के, और आपके पास जो हथेली में पैसा आ रहा है वो तकरीबन आप जो दिखा रहे हैं राज्यों की कमाई लगभग 7,000 करोड़ रुपए, और बाकी भी सारी कमाई अगर जोड़ते चले जाइएगा तो वह 1,86,000 करोड़ जो कोलगेट का घोटाला बताया गया था सीएजी के जरिए 2012 में जो फाइनल रिपोर्ट आई थी और पार्लियामेंट में उसको टेबल किया गया था, वैसा कुछ भी नहीं है। और अगर उस दौर को परखना शुरू कीजिएगा, उस दौर से देखना शुरू कीजिएगा, तो उस दौर के कोल माइंस को लेकर इस देश में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में लोग निकल कर आए, जो स्टील फैक्ट्री लगाना चाहते थे, जो पावर प्लांट लगाना चाहते थे, जो सीमेंट बनाना चाहते थे, जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में आना चाहते थे। सारी चीजें रुक गई, क्योंकि सरकार बदलती है तो नियम बदल जाते हैं, नियम बदल जाते हैं तो सरकार अपने पॉलिटिकल सत्ता के अनुकूल नियम बदलाती है। और कोल माइंस को लेकर मोदी गवर्नमेंट की बहुत साफ धारणा थी, जिनको भी कांग्रेस सरकार ने कोल माइंस दिए हैं वही उस कांग्रेस पार्टी को पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं, और उस पॉलिटिकल फंडिंग को रोकने की जरूरत है, और उसको रोकने के बाद ही पॉलिटिकल पार्टी को खत्म किया जा सकता है। इसीलिए इस पूरे के पूरे कोल बेल्ट को इन्होंने एक लिहाज से अपंग बना दिया।
यानी एक टांग पे खड़ा करने को मजबूर कर दिया, जिसमें सिवाय कोयला खदान के अलावे कुछ नहीं था। उसमें अगर आप नाम जानना चाहें तो एक नाम मान लीजिए जिंदल का आता है, जो कांग्रेस के सबसे करीब के व्यक्ति थे, कहा जाता था वो सबसे ज्यादा फंडिंग करते थे, उनके हाथ में सबसे ज्यादा कोल ब्लॉक्स थे। उस पीरियड में भी दिए गए जिस पीरियड में मनमोहन सिंह सरकार थे। हालांकि इस पीरियड में भी उनका स्टील फैक्ट्री उनको चलानी है, लेकिन इस प्रोसेस में जब खदान से कोई कोयला निकालेगा नहीं और एनर्जी जनरेशन हो नहीं रहा है, तो इस देश में जो कोर सेक्टर है उसका प्रोडक्शन तो नीचे चला जाएगा। और उसका प्रोडक्शन अगर करेंगे तो उस प्रोडक्शन से जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा उसको जनता खरीदेगी कैसे? वह तो कॉस्टली हो गई है। यानी हमारे पास एक ऐसी सरकार मौजूद है जो वृहत और मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोच नहीं पाती है। बहुआयामी तरीके से उसे सोचना है। उसको इस देश के नागरिकों का सोचना है, उसको इस देश के कंज्यूमर का सोचना है, उसको इस देश के इंडस्ट्रियल बेल्ट में काम करने वाले कर्मचारियों का सोचना है, उसको उस कॉरपोरेट का भी सोचना है। उस कॉरपोरेट के बाद वहां पर जो भी प्रोडक्शन होगा उसको इंटरनेशनल मार्केट में वो कैसे प्रतिस्पर्धा दे पाएगी, इस बारे में भी सोचना है। लेकिन ना, हम कुछ नहीं सोचेंगे। हम ये सोचेंगे कि हमारे जो करीबी कॉरपोरेट मित्र हैं उनको हम कौड़ियों के मोल क्या क्या कुछ दे सकते हैं और उसको दे देंगे और हम जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे। ना हमें यह देखना है कि कितने कर्मचारी उसके बाद बेरोजगार हो गए, ना हमको यह देखना है कीमत। यही परिस्थिति आज की तारीख में कोयला की कमी और इस देश में पावर प्लांट जो 70% पावर प्लांट हैं वह कोयला से चलते हैं और आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपने ना तो इस दौर में प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया, ना आप सौर ऊर्जा को डेवलप कर पाए, ना आप पवन ऊर्जा को, ना ही परमाणु एनर्जी को आप डेवलप कर पाए। आपने रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कोई काम किया ही नहीं, मंत्रालय जरूर बना दिया। और इस देश में तमाम मंत्रालय और मंत्री क्या काम करते हैं यह कोई बताने का जिक्र आज की तारीख में करना ठीक नहीं है। लेकिन बहरहाल हम इन जब बातों का जिक्र कर रहे हैं तो जो फॉरेस्ट लैंड है तकरीबन 40% फॉरेस्ट लैंड के तहत आता है। उसमें खास तौर से यह बहुत देखने की बात है कि एक्सपेक्टेड उत्पादन किसी भी जगह से क्या होगा। और इसमें जब छत्तीसगढ़ का जिक्र निकल कर आया तो 17 ब्लॉक का जिक्र आया, जिसको वहां की कैबिनेट ने इजाजत दे दिया कि अब आप यहां से कोयला निकाल सकते हैं। 18 कोल ब्लॉक्स चुने गए थे, 17 की इजाजत दे दी गई। अब अगला सवाल यह था कि अगर इस स्थिति में अगर वहां से कोयला नहीं निकलेगा तो हमने उसका डाटा जो गवर्नमेंट का देखा उसमें पता चला कि 2015 से 2020 तक का जो गवर्नमेंट का डाटा है 70 कोल ब्लॉक्स में से 44 स्टार्ट ही नहीं हो पाए। 70 में से 44 स्टार्ट नहीं हो पाए जो आपने ऑक्शन कर दिया था। ये 70 वो हैं जो कि लगभग 105 जो प्राइवेट हाथों में मनमोहन के काल में प्राइवेट सेक्टर को दिया गया था, आपने उसको पूरा ब्लॉक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बात भी उस दौर में नहीं मानी, नहीं हम ठीक कर देंगे, सब कर देंगे। उसमें से 70 कोल ब्लॉक दिए, 74 आज की तारीख में स्टार्ट नहीं हुए हैं। 16 में अगल बगल की जो जमीन है, जब आप कोयला निकालेंगे तो आपको वहां से मिट्टी निकालनी पड़ेगी, उसके लिए आपको जमीन लेना पड़ेगा। वो लैंड इक्वेशन के तहत जितनी बड़ी तादाद में आपको पैसा देना होगा, पैसा किसी के पास है नहीं। सरकार पहले ही रेवेन्यू मॉडल के तहत आपसे पैसा ले रही है, तो जो भी ऑक्शन में जिनके पास भी था वो समझ नहीं पाए ये पैसा लगाएंगे तो उसके बाद क्या स्थिति होगी, कल वर्ल्ड मार्केट में क्या स्थिति होगी, हम नहीं कह सकते हैं। कोयला प्रोडक्शन वहां पर भी बंद हो गया। 16 में जमीन खरीदी जा रही है, 44 में स्टार्ट काम नहीं हुआ है, यानी 60 ये हो गए। बाकी 10 में से 6 ऐसे हैं जिनको लेकर वहां पर ऑफिसेस खोले गए हैं, 4 ऐसे हैं जहां पर सीओ लेवल का अधिकारी वहां पर भर्ती करा दिया गया और उनको बोला गया है कि आप प्राइवेट ठेकेदार को दीजिए और इसके जरिए जो इस देश के पावर प्लांट्स जो अलग अलग चल रहे हैं गवर्नमेंट के, उनको कम से कम सप्लाई कीजिए। उसमें एक नाम झारखंड के दुमका में पंजवाड़ा का आता है, वहां पर पंजाब सरकार की जो कोयला खदान थी वो भी कैंसिल हो गई, उसको एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में आ गया। पता चला वो प्राइवेट कंपनी के पीछे जिसका पैसा लगा हुआ है इस देश की पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी हैं। 2 बड़े पॉलिटिशियन का नाम आया, यहां नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसी स्थिति इस देश में है कि राजनीति करेंगे, मुनाफा करेंगे, पॉलिसी को पैरालिसिस प्रोसेस में ले जाएंगे और सिस्टम ऐसा बना देंगे जो करप्ट नजर ना आए, लेकिन उसके भीतर का अनूठा सच ये होगा कि हम उस पूरी इकोनॉमी को ही नहीं चला पाते हैं जो उस मार्केट इकोनॉमी के लिहाज से पहले से चलती आली आ रही थी। यहां पर एक हमको लगता है एक टिप्पणी जरूरत है, सही मायने में कहिए। मोदी गवर्नमेंट ने राज किया है, मोदी सत्ता ने राज किया है मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक्स को लेकर, और इस देश में जीएसटी के बाद और फिर कोरोना काल में जब पूरी इकोनॉमी ठप पड़ गई तो उसके बाद इनके पास कोई विजन ही नहीं था कि इस देश की इकोनॉमी को दोबारा डेवलप कैसे कर दिया जाए। और शायद इसीलिए जो भी ऑक्शन में कमाया
उसमें यह सोचकर कमा रहे थे कि चलो कुछ कॉरपोरेट को लाभ हो जाएगा, लेकिन कॉरपोरेट वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि आपकी इस परिस्थिति से हमको कोई लाभ नहीं होता है। आप तो पहले से पैसा ले लेते हैं, कमीशन आपको पहले मिल जाता है, रेवेन्यू मॉडल के तहत आपको पैसा दे दिया जाता है, और आप चाहे अपने भाषण में आत्मनिर्भरता का जिक्र कीजिए, चकाचौंध का जिक्र की लीजिए, लेकिन सिस्टम यह है कि इंदिरा गांधी ने यह सोचकर नेशनलाइजेशन किया था, इस देश की खनिज संपदा का इस देश का हक है और उसी के तहत इस देश को ही डेवलप करना है। तो 1973 में जो नियम बनाया गया और नेशनलाइजेशन जो हुआ, उसका मतलब बहुत साफ था, जहां पर भी जिस भी जमीन के नीचे कोयला होगा वो जमीन सरकारी हो जाएगी और उसको किसी भी हालत में उस रूप में आपको लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत आज नहीं जूझना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को आज भी नहीं जूझना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को जूझना पड़ता है। तो प्राइवेट सेक्टर ने नया उपाय निकाला, उसने गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के अधिकारियों को पीएमओ में सफलता अपनी दिखलानी है, तो तमाम लोगों से कहा कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि गवर्नमेंट उन माइंस को अपने हाथ में ले ले, जिससे आपको लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत वहां मुआवजा ना देना पड़े, सरकार अपने तौर पर ले लेगी, चीजों को मैनेज करेगी और वहां से चीजें आपको दे देगी। इसका बेहतरीन उदाहरण झारखंड के गोड्डा में जो पावर प्लांट अडानी ने लगाया है और जिसकी बिजली वो बांग्लादेश को बेचने वाले हैं, उन्होंने कोयला खदान अपने हाथ में नहीं लिया, क्योंकि कोयला खदान लेते तो फिर इर्द गिर्द की जमीन भी लेनी पड़ती। पावर प्लांट के तहत बहुत कम जमीन उनको लेनी पड़ी। वहां पर लगभग 48 लाख रुपए एकड़ जो है वह आपको मुआवजा देना है, लेकिन गवर्नमेंट अगर उस रूप में ले रही है जहां पर, तो उसको 12 लाख एकड़ ही देना पड़ेगा, तो लगभग 4 गुना हो गया। अब सवाल यह था कि उसने बोला हम CIL से ले लेंगे, यानी कोल इंडिया से हम कोयला ले लेंगे, कोल इंडिया माइन ले ले गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वह इनको कोयला दे दे, यह बिजली बनाए और बिजली बांग्लादेश में भेज दे। यह भी पॉलिसी ऊपर से लेकर नीचे तक पास होती चली गई। क्या अडानी का नाम था तो क्या कोयला मंत्रालय, क्या कोल इंडिया, क्या भारत सरकार, सब चीजें क्लियर होती चली गई। तो कोल इंडिया कोयला देगा, यह बिजली पैदा करेंगे, यह बांग्लादेश में बेचेंगे और कोई रोक टोक नहीं, एक प्रोसेस चला रहा है। और यह स्थिति में यह आ गए कि जब मार्केट प्राइस जो बिजली का होगा वह जिस आधार पे बांग्लादेश में बेचेंगे, भारत के भीतर में उससे महंगी बिजली इस दौर में मिलने लगेगी, क्योंकि जो एनर्जी जनरेशन होगा, उसके जो इनपुट्स होंगे, उसमें जो जो चीजें उपयोग में लाई जाएगी, इस दौर में वो कॉस्टली होती चली गई। हर लेवल पे दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे ही आपने लिया, उसके बाद आपको ऑक्शन में मिला, तो आपको वहां पर माइन लीज के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़े, रजिस्ट्री करानी पड़े, उसके बाद आपको जमीन की रजिस्ट्री करानी पड़े, उसके बाद लैंड एक्विजिशन के तहत पैसा देना पड़े। आपने इस पूरे प्रोसेस में ऐसा कर दिया कि दुनिया के किसी भी देश में माइंस को इसीलिए गवर्नमेंट अपने पास रखती है, क्योंकि आप वर्ल्ड मार्केट में जाके फिर उसे सेल ना करें। और यहां पर स्थिति दूसरी है। यहां पर जो परिस्थिति बनती चली गई, हमको लगता है यहां पर जिक्र जरूर करना चाहिए अडानीज का, क्योंकि ये कोयला में इस रूप में बढ़ते चले गए हैं कि दुनिया के कई देशों में इनके अपने खादान हैं और उनका जो डॉक्यूमेंट बतलाता है, ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के भीतर भी इनके खादान उन राज्यों में भी हैं जो अडानी का विरोध करते हैं। और उसमें 2 राज्य तो सबसे बेहतरीन है, एक राजस्थान और दूसरा छत्तीसगढ़। अब तीसरा पंजाब भी है। पंजाब हालांकि किसानों के मद्देनजर है। मोगा में उन्होंने जो FCI के पैरेलल में अपने गोडाउन्स बनाने शुरू कर दिए हैं। ध्यान दीजिए कि अडानी का बिजनेस इस दौर में उस हर चीज को लेकर डेवलप हो रहा है जिसका विरोध कांग्रेस और अपोजिशन करता है, और उनकी सरकार जहां पर है वहीं पर वह अडानी के बिजनेस को स्पेस भी दे देते हैं। यह कौन सी स्थिति है? मसलन हम आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में 8 कोल माइंस हैं। परसा ईस्ट कंटा बेसन कोल ब्लॉक, परसा कोल ब्लॉक, केंटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक, गिद्ध मोरी पातुरिया कोल ब्लॉक, गारे पेलमा 1, 2 और 3 कोल ब्लॉक, ये सारे छत्तीसगढ़ में आते हैं। आयरन ओर के भी 2 है, बेलडीला और कुरमित्र है। इसी तरह उड़ीसा में तलवरिया 2 और 3 है जो कोल ब्लॉक है। मध्य प्रदेश में तो मान लीजिए बीजेपी की सरकार है। लेकिन इसके अलावे ध्यान दीजिए थर्मल पावर महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस है, एनसीपी है। तिरोड़ा में उनका थर्मल पावर, राजस्थान में गहलोत सरकार है, कावड़ में अडानी का थर्मल पावर, कोरबा और रायखेड़ा जो छत्तीसगढ़ का इलाका, यहां भी थर्मल पावर अडानीज का, कोल ब्लॉक्स, थर्मल पावर और अनाज रखने के लिए गोडाउन्स, ये उन राज्यों में है जो अडानी की पॉलिसी का विरोध करते हैं और अडानी को मोदी का मित्र बनाते हैं। लेकिन अपने स्टेट में भी पैसा बनाने और कमाने के लिए वह इसी फिलॉसफी के तहत उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इसका मैसेज सबसे बड़ा यह है कि अब मोदी नहीं होंगे तो अडानी खत्म हो जाएंगे। इस देश में नहीं होंगे खत्म, क्योंकि इस देश की पॉलिटिक्स जो है
वो पॉलिटिक्स को वही पूंजी चाहिए जो पूंजी कॉरपोरेट की है, और उसी पूंजी के जरिए चीजों को डेवलप करना है। कुछ लोग लायक होते हैं तो चीजों को बैलेंस करते हैं, और कुछ लोग लायक नहीं होते हैं तो ये पॉलिसी क्या देश में आ गई जिसमें कोयला भारत के भीतर में सबसे ज्यादा दुनिया में है, दूसरे नंबर पर चीन के बाद, तो भी हम कोयले के लिए आयातित पे निर्भर हैं और इस देश में कोयला महंगा भी करते चले जा रहे हैं। ये कौन सी पॉलिसी है, कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन ये है। अब इसकी अगला सवाल था कि जब आपका माइनिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, रॉयल्टी कॉस्ट बढ़ रही है, रजिस्ट्री कॉस्ट बढ़ रही है, तो आप इस देश में कोयला खदान से कैसे निकालेंगे? और नहीं निकालेंगे तो अब जो पावर प्लांट है उनके पास कोयला कैसे जाएगा? ये नया संकट आके खड़ा हो गया है, जिसका जवाब पता नहीं मोदी सरकार दे पाए या नहीं दे पाए। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि 2019 के बाद से अभी तक बिजली की खपत 17% बढ़ी है और कोयले के दाम 40% बढ़े हैं। दुनिया के बाजार में सीमेंट, स्टील और कंस्ट्रक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो परिस्थितियां हैं वो कम हुई है, भारत में वो कॉस्टली होती चली जा रही है। और शायद इसीलिए आखिरी सवाल सबसे बड़ा यही है कि मनमोहन की इकोनॉमी पर मोदी सत्ता ने जो राज कर लिया, आज की तारीख में उस राज को देखकर हम कह सकते हैं कि मोदी ने दुनिया घूमी, चकाचौंध दिखाई, आत्मनिर्भरता का नारा भी दे दिया। लेकिन मौजूदा वक्त का संकट सवाल सिर्फ इस देश के भीतर लॉकडाउन के बाद ब्लैकआउट भर का नहीं है। सबसे बड़ा संकट है कि इस देश की इकोनॉमी अगर धराशायी हो जाएगी तो जो नई पीढ़ी है ना तो उसके पास रोजगार होगा, और जो अपर मिडिल क्लास है, जो सोच रहा है कंज्यूमर के तौर पर वह कुछ भी देने की परिस्थिति में है, तो उसकी स्थिति आने वाले वक्त में पेट्रोल और डीजल ने तोड़ी है, अब वह कोयला तोड़ देगा और इस देश का पावर जनरेशन तोड़ देगा। और उससे जुड़ी हुई वो सारे प्रोडक्ट्स जब कॉस्टली होंगे तो फिर आपके सामने एक मुश्किल परिस्थिति आएगी। तब आप कहेंगे ये सरकार हमने चुनी थी ये सोचकर ये जनता का हित साधेगी और इस देश के भीतर में जनता के अनुकूल परिस्थितियों को बनाएगी और भविष्य का भारत जगमगाता हुआ होगा। लेकिन ये कहा गया, हो गया उल्टा। अंधेरे में समाते हुए देश में अर्थव्यवस्था डामाडोल नहीं बल्कि गर्त में जा रही है, और इस देश के बेसिक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो 8 सेक्टर हैं उनको कैसे उबारा जाए और इस देश के कंज्यूमर को भी कैसे जिंदा किया जाए, यह भी सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।